Hey everyone, welcome to Clat Point and let's start today's The Hindu news discussion जो कि CLAT, DULLB, ALET, NLSAT and other law entrance test जो आप 2022 में देने वाले हैं 2023 में देंगे उनमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के एडिटोरियल के तरफ हम बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि शेड्यूल अपना बनाइए नए साल में कि इस महीने में मेरा ये टारगेट है, मेरे ये गोल है। और इवन मैं कह रहा हूँ मंथ वाइज ना बनाइए, वीक वाइज बनाइए कि इस वीक में मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, ये सब्जेक्ट खत्म करने, इतने मॉक्स देने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और टाइम टेबल बहुत सारे लोग बनाते हैं, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि टाइम टेबल की तरफ कम जाइएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि टाइम टेबल जब आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर कॉन्शियस हो जाते हो, गिल्ट में चले जाते हो और आधा टाइम आपका उस सोच में खराब हो जाता है कि मैंने ये फॉलो नहीं किया। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग टाइम टेबल आप क्या कर सकते हैं, आप डेज वाइज शेड्यूल बना सकते हैं कि 2 दिन में मुझे ये खत्म करना है, 3 दिन में मुझे ये खत्म करना है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा टाइमिंग का। अब आज के एडिटोरियल्स देखते हैं। देखिए एक यहाँ पे आर्टिकल आया है फेयर एंड सेफ, तो ये हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और एक आर्टिकल यहाँ पे आया स्टेट स्कीम्स कैन कास्ट अ लाइफ टाइम टू दिस वेलफेयर प्लान, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रन कर रही हुई स्कीम के बारे में है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो उस स्कीम को अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे इस वाले आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंडिया चाइना के रिलेशन से आर्टिकल आया है, जिसको अभी हमने लास्ट सेशन में भी हमारे कवर किया है, तो वही चीज यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी है, तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तेलंगाना का कुछ इंटरनल अफेयर है, तो हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। सबसे पहला आर्टिकल आया है फेयर एंड सेफ। ये आर्टिकल देखो बेसिकली आया किस लिए है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो कुछ फैसला नहीं ले रही है। आगे कुछ समय में अभी काफी जगहों पे इलेक्शंस हैं और कोविड के चलते हुए इलेक्शन कंडक्ट कराना सही नहीं है। देखिए अभी इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे हैं, तो भारत के 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन के अभी डेट्स आ चुकी हैं, जैसे कि पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर गोवा और इधर आपका मणिपुर। ठीक है, तो ये 5 स्टेट भारत के हैं जहां पे अभी इलेक्शंस होने की संभावना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक इस पर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि इलेक्शन नहीं होगा या डिले होगा। तो इस आर्टिकल में इसको ना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि कोविड के बढ़ते हुए केसेस के चलते हुए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं होंगे या डेट्स आगे बढ़ेंगी। अब ये तो चलिए एडिटोरियल था। अब इससे हमारे काम की चीजें हमें निकालनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, इसकी बॉडी के बारे में जानेंगे और आगे इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। देखो एक बहुत ही सिंपल मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। वैसे तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, व्हाट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि भैया ये फला बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये लोकपाल जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जल्दी अपने दिमाग में सोचो। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जिनके बारे में चर्चा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिनके बारे में चर्चा नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे कि लोकपाल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कोई चर्चा नहीं है, तो लोकपाल इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली चर्चा है, डायरेक्ट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सिंपल, आपको बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, सर स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो किसी स्टैट्यूट से बनी हो, जैसे कि लोकपाल जो है ना ये आपका लोकपाल बिल से बना है, मतलब लोकपाल एक्ट से बना है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट स्टैट्यूटरी बॉडी इज ऑल अबाउट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका काम है यूनियन स्टेट इलेक्शंस को प्रोसेस करना, देखना। द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शन टू, जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, ये किस किस इलेक्शंस को देखता है, लोकसभा की इलेक्शंस, राज्यसभा की इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शंस, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इन सभी चीजों को मैनेज एंड देखने के रिस्पॉन्सिबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बैकग्राउंड देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिश ए कमीशन फॉर दीज मैटर्स। इलेक्शन कमीशन जो है पहली बार स्टैब्लिश हुई थी जब भारत का संविधान आने वाला था 25 जनवरी 1950 के आसपास। द इलेक्शन कमीशन वॉज स्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। मैंने आसपास बोल दिया, आई मीन टू से कि 25 जनवरी 1950। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एंड द मेंबर्स। अब एक बार इन आर्टिकल को जल्दी से नजर से देख लेते हैं।
324 आप लोग ने इस सेशन की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं और नोट्स में भी अपने सेव कर सकते हैं। 324 जो बात करता है वो करता है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। 325 जो है वो बात करता है नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। 326 कहता है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब वो समझ रहे हो, जो 18+ वाली बात है वो कह रहे हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर्स। 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं आपका 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन के मुद्दों से डील करता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो देखिए पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ना एक ही हेड होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द अमेंडमेंट इन 1989, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 जब से आया तब से ये एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गई है। एंड फिलहाल जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। एक चीफ होते हैं इनके अंडर में, अंडर वैसे नहीं बोलते हैं, इनको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, लेकिन जो मेन पावर होती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ही होती है। और फिर इनके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरीट है वो न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है, और ये आपकी जो है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं या फिर जो इसमें हेड होते हैं वो लोग IAS ऑफिसर के रैंक के होते हैं। द प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इनका टेन्योर क्या होता है, तो 6 साल का इनका टेन्योर होता है। अगर आप 6 साल तक सर्व कर लेते हो उसके बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा, और अगर 6 साल से पहले ही आप 65 ईयर्स के हो जाओगे तो भी आपको रिटायर होना पड़ेगा, जो भी इसमें से अर्लियर आएगा। इनकी जो सैलरी है, पर्क्स हैं, सब कुछ जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पर्क, सैलरी सब मिलती है वही आपके इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलती है। और ये कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं उसी प्रोसेस से इलेक्शन कमिश्नर्स को भी रिमूव किया जा सकता है। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल क्या है, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, CEC, कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल जो हैं, ये एक मोशन अडॉप्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकी जो हटाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में वो चाहिए 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस, CAG, CEC। देखो इम्पीचमेंट की जो टर्म है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे दोनों चीज। इम्पीचमेंट की जो टर्म है ना ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होती है, तो बाकियों के लिए होगा रिमूवल। बट अगर प्रेसिडेंट को हटाने की बात होगी तो हम बात करेंगे इम्पीचमेंट की। लेकिन और जैसे जो पोस्ट है जैसे कि आपके CAG, CEC, जजेस, इनकी बात होगी तो रिमूवल की बात होगी। प्रेसिडेंट का क्या होता है, इम्पीच अगर करना हो तो उस समय स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेज विच इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2/3 चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी है ये, और दोनों हाउसेज के अंदर टोटल स्ट्रेंथ का। तो ये प्रेसिडेंट का होता है। अब फंक्शन क्या करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी, तो सबसे पहले सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करना, जैसे जो अभी बवाल हो रहा है कि भैया शेड्यूल इसको चेंज कर दो जब ये चीजें हो रही हैं कोविड की। इलेक्ट्रोल रोल इशूज करना, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू कराना, पोलिंग स्टेशन मैनेज करना, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे कहाँ कौन कौन सा पोलिंग स्टेशन बनेगा, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट कहाँ जमा होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना, इलेक्शन सिंबल अलॉट करना, और अगर डिस्प्यूट हो जाता है 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि हमारा सेम इलेक्शन सिंबल है तो उसको सॉल्व कराना। इसके अलावा एडवाइजरी जुडिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन में डील करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना, एंड एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है ये सेट करना। अब इसी के में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना ये क्या है, बेसिकली यही है कि ये चीजें नहीं कर सकता है बंदा जो इलेक्शन में लड़ रहा है अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाए, ठीक है। बेसिकली ना ये ये है कि जो आपके जो नेता लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं वो तरीके से रहें, वो मतलब गलत तरीकों का प्रैक्टिस का यूज ना करें इलेक्शन जीतने के लिए, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है जहां पे इलेक्शन होते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार ना केरला ने यूज किया था
इन देयर असेंबली इलेक्शन इन 1960। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट ने 1962 में इसको यूज़ किया था, और ढंग से जो है ना ये इंडिया में यूज़ हुआ है 1991 के बाद। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने 1991 के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया है। और 1962 में मैंने बोल दिया पार्लियामेंट ने यूज़ किया है, मेरे कहने का मतलब है कि लोकसभा के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1962 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट में भी इसको यूज़ किया गया था, और 1991 से इसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाने लगा है, क्योंकि उस समय तक बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहे थे मिसकंडक्ट के। तो दिस वॉट दिस एडिटोरियल इज ऑल अबाउट। इसके बाद देखो एक एडिटोरियल आया है, स्टेट स्कीम्स कैन कास्ट अ लाइफ टाइम टू दिस वेलफेयर प्लान। ये आर्टिकल जो आया है ना, ये आया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, अब ये क्या है आर्टिकल, किस बारे में बात करता है? देखो ये एक स्कीम है, इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये स्कीम जो है काफ़ी न्यूज़ में रही है, काफ़ी रहेगी, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये जो देखिए जो आपकी PMMVY है, जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी कहते हैं, ये जो स्कीम है ये प्रोविजन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलती है। ये जो स्कीम है ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है। लैक्टेटिंग मदर्स से मतलब है जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, उनकी बात हो रही है। इसमें देखिए 5,000 रुपए का सम आपको मिलेगा ऑन बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। और इसमें देखिए कि स्कीम इसके साथ और ऐड हो जाती है, इसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। तो टोटल 6,000 मिलता है। तो आपको ऐसे याद तो 6,000 रुपए रखने हैं, इसमें 6,000 रुपए मिलते हैं, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये कि एक स्कीम का इंसेंटिव मिल जाता है जननी सुरक्षा योजना का, और आपका जो ये स्कीम है PMMVY ये मिला के 6,000 रुपए का सिस्टम जो है बन जाता है। ये उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करती हैं, PSUs में काम करती हैं, इसी टाइप का सिमिलर जॉब या रैंक प्रोफाइल में वर्क करती हैं। डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर आपको मिलेगा। दिसंबर 31, 2016 को ये इंप्लीमेंट करी गई थी। तो दिस वॉज दिस स्कीम इज ऑल अबाउट। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 6,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, टारगेट बेनिफिशरीज प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंप्रूव हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। देखो हमारे देश में बहुत ज़्यादा malnourishment की प्रॉब्लम है, और जब गाँवों में या फिर कहीं ऐसी जगहों पे जो गरीब तबका है हमारा, उसमें महिलाओं को आफ्टर जब बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड या बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उससे रिकवर करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। तो उन सब सिचुएशन को डील करने के लिए यहाँ पे स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी के लिए हमारे सारे कोर्सेज हैं। क्लैट यूजी का मॉक टेस्ट 2022 के लिए, क्लैट यूजी का पूरा बैच चल रहा है 2022 के लिए, क्लैट यूजी का 2023 का बैच चल रहा है, एंड क्लैट यूजी का 2022 के लिए जीके बूस्टर चल रहा है। तो आप क्लैट यूजी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट पीजी के लिए हमारे पास क्लैट पीजी 2022 के मॉक्स चल रहे हैं। क्लैट पीजी 2022 का कोर्स चल रहा है जिसका प्राइस अभी 4,999 है। अगले 2 दिन में ये कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। क्लैट पीजी का अचीवर बैच चल रहा है हमारा 2023 का, इसमें पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा इन दोनों के अंदर। यहाँ पे मॉक्स आपके लिए हैं, तो आप अपने आप को इनमें इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। प्लस अगर आप DU LLB एंड एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पे पूरा कोर्स चल रहा है। DU LLB एलिट बैच, DU LLB के मॉक्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। एनएलसेट का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, स्पेशल बैच है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें क्लासेस हो रही हैं। जो नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट अभी नया आया है उसके तैयारी को मद्देनजर रखते हुए, प्लस आपको इसी कोर्स के अंदर DU LLB के कोर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आप दोनों कोर्सेज को साथ में पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट देखते हैं। आप इन कोर्सेज में इनरोल कैसे कर सकते हैं? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तो डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक है हमारे ऐप की, जहां से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप में स्टोर सेक्शन जाके आप इन कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप से विजिट करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं। 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर EWS कोटा सेंट्रल टेल्स सुप्रीम कोर्ट, जो हेडिंग है वही न्यूज है। 8 लाख रुपए जो है वो रीजनेबल कैप है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा जो देने वाले हैं ये। इसके बाद आई हुई एक न्यूज बहुत चल रही है, पुलिस लुकिंग इनटू एन ऐप टारगेटिंग मुस्लिम वुमेन। एक ऐप है जो मुस्लिम वुमेन्स को टारगेट कर रही है, उनकी फोटो को उसमें प्रदर्शित कर रही है, प्लस फिर उसमें बोली लगा रही है, कुछ ऐसा चल रहा है। इस ऐप का नाम है बुल्ली बाई, और इसके अगेंस्ट में केसेस जो हैं दर्ज हो चुके हैं। एंड लेट्स सी सून इस पे जो है कुछ एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे दोषी है वो पकड़ा जाए। इसके बाद हमने देखा हाई कोर्ट अलाउज वुमेन टू टर्मिनेट 28 वीक प्रेगनेंसी। देखो भारत में प्रेगनेंसी का नॉर्मल जो पहला मामला है ना वो आता है इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर,
जो कहता है कि अगर आपने टर्मिनेट किया वॉलेंटरी अपनी प्रेगनेंसी को तो इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। बट सिर्फ ये चीज डील नहीं करती है, उसके बाद हमारे देश में एक एक्ट आया था जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसके अंदर 20 वीक्स तक का टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी के दौरान उसको सही ठहराया गया था, और बियॉन्ड विच अबॉर्शन ऑफ अ फीटस इज स्टैट्यूटरी इम्परमिसिबल, इसके बाद आपके लिए अलाउ नहीं रहेगा। देखिए, ये समय से काफी क्रिटिसाइज हो रहा था, बीच में काफी बार इसको चेंज करने की कोशिश करी गई कि 20 वीक्स जो है ये गलत है। फिर एक इस पे ये भी आता है कि भैया महिलाओं का अपना फंडामेंटल राइट नहीं है क्या लाइफ का कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करें कि वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी और नॉट। फिर देखिए काफी बवाल हुए, काफी बार कुछ बिल लाने की कोशिश करी, बट फाइनली यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021 में आया, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को अमेंड करते हुए कुछ प्रोविजंस लाता है। वो प्रोविजंस क्या इन्होंने चेंज किए, देखो पहले भारत में नियम क्या था, एमटीपी एक्ट 1971 में अगर आप 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो तो एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर से आप कर सकते हो। अभी इसमें भी यही चीज सेम रखी गई है, 12 से 20 वीक्स के अंदर 2 डॉक्टर की परमिशन से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो 21 वाला एक्ट आया है इसमें एक ही डॉक्टर की परमिशन से आप कर सकते हो। 20 से 24 वीक्स तो अलाउ ही नहीं था एमटीपी एक्ट 1971 में, अभी यहाँ पे 2 डॉक्टर्स से परमिशन के अंदर फॉर सम कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अलाउड है, एंड मोर देन 24 वीक्स में नॉट अलाउड था पहले, अभी मेडिकल बोर्ड बना के अगर वो कहते हैं तो उसके लिए भी अलाउड है। अभी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी, इस केस के अंदर भी यही हुआ था कि महिला के जो पेट में बच्चा था, वेदर शी इज 28 वीक प्रेग्नेंट बट द चाइल्ड वॉज नॉट वेल, उसके हार्ट में कुछ इशू था, और उसका मेंटल जो कोर्ट ने इस बात को जायज़ ठहराया कि महिला जो है वो कह रही है कि अगर वो प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करेंगी तो वो मेंटली काफ़ी हार्म सफ़र करेंगी, जिसके चलते हुए कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया है। तो दिस न्यूज़ जो हमने अभी देखी है। इसके बाद आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, एमटीपी एक्ट 1971 में क्या मामला था, एमटीपी एक्ट 1921 वाले में क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, ये बहुत क्वेश्चन बन सकता है इससे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एमटीपी एक्ट तो वैसे भी न्यूज़ में काफ़ी रहता है, आईपीसी का ये प्रोविजन ध्यान रखना है, लेकिन उस पर चीज़ें गवर्न नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में रखने का है आपको। फिर देखिए क्या है, पेगासस सुप्रीम कोर्ट पैनल टेल्स पीपल टू रिपोर्ट इफ दे वर टारगेट्स। देखो पेगासस जो है ये पहले भी न्यूज़ में था, इसके बारे में डिटेल वीडियो अपने चैनल पर पढ़ी है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं पेगासस के बारे में। पेगासस देखो ना, एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया एक आपका स्पाईवेयर है, ठीक है, स्पाई से समझ सकते हो जासूसी करने वाला वेयर है ना। ये एनएसओ ग्रुप जो है ये आपकी एक इजरायली फर्म है, और ये जो है ना इजरायली फर्म ये विश्व के अलग अलग गवर्नमेंट को ये पेगासस सॉफ्टवेयर बेचती है, और ये रीज़न नहीं पूछती क्यों बेचती है, लेकिन बेचती है। और जो मेन इनका कारण ये बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए पेगासस का यूज़ करते हैं। इंडिया का भी नाम इसमें कुछ दिन पहले आया था कि भारत ने भी पेगासस का यूज़ करते हुए काफ़ी सारे लोगों पे जांच करी थी। पेगासस वर्क कैसे करता है, देखो आपके फ़ोन में एक मिस कॉल आएगा, इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ क्लिक करने की जरूरत है, आपके फोन पे एक मिस कॉल आएगा, आपने फोन उठाया ना उठाया कोई लेना देना नहीं है, आपके फोन में ये स्पाईवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपके फोन की सारी कॉल रिकॉर्डिंग, आपके फोन की ऑडियो, आपके फोन में आप क्या बोल रहे हो आसपास वो सब पता पड़ता रहेगा, आपके फोन का इवन कैमरा तक ये लोग जो है वो यूज करके सारी चीजें निकाल सकते हैं। इंडिया में देखिए राहुल गांधी का नाम इसमें आया था, काफी सारे जर्नलिस्ट के ऊपर पेगासस का यूज किया गया था, सरकार का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस चीज के ऊपर, बट अभी इसमें कोई खास अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितनों पे हुआ है क्या हुआ है, बस एक वो डेटा लीक हुआ था, और वॉशिंगटन पोस्ट आई थिंक जो न्यूज़पेपर है यूएस का, उनके द्वारा अलग अलग देशों के लोगों के जिनके ऊपर पेगासस का यूज़ किया गया था वो डेटा लीक किया गया था, तो उसमें इनका सबका नाम था, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो दिस इज़ व्हाट पेगासस है, और स्पाईवेयर है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा पेगासस क्या है, स्पाईवेयर मालवेयर ये वो, तो स्पाईवेयर है, ध्यान रखना, ठीक है, सर्विलेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या देखा, हमने पेगासस के बारे में देखा, हमने एमटीपी एक्ट 1971 एंड एमटीपी एक्ट 2021 में डिफरेंस देख लिया है। पुलिस लुकिंग इनटू एन ऐप टारगेटिंग मुस्लिम वुमेन, बुल्ली बाई करके नाम है। 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा, सेंट्रल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट। देन हमने हमारे कोर्सेज के बारे में देखा, अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहें, फिर वो एनएलएसएट का हो, DULLB का हो, क्लैड यूजी का हो, क्लैड पीजी का हो, तो आप हमारे ऐप पे जाके इनमें इनरोल कर सकते हैं। हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देखा कि किस तरीके से 6,000 रुपये दिए जाते हैं महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, जिससे कि उनका जो खुद का न्यूट्रिशन है वो अच्छा रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बताया 1960 केरला, देन 62 इंडिया गवर्नमेंट ने अपने इसमें लिया था,
देन 1991 से ये स्ट्रिक्टली तरीके से आया। हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा देखा, हमने ये देखा कि 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, लिखा हुआ है। हमने देखा किस तरीके से वर्क करती है, कौन इसको हटा सकता है, किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो एडिटोरियल था मैंने बताया कि जो 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाले से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भैया कोविड बढ़ रहा है, आप ऐसा कर रहे हो। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल इस सेशन पे फिर से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।